टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक गॉस लॉ। लेकिन ये टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें टॉपिक 1.10 को डिस्कस करना पड़ेगा, जो कौन सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि हमें पता है कि जो गॉस लॉ है, राइट, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम पहले डिटेल में एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, इसीलिए पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है डिटेल में, राइट। तो याद करिए बच्चों की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो क्या था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन सरफेस प्लेस नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हम कोई एक सरफेस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखेंगे और उसमें से कितनी लाइन पास हो रही है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, राइट। यहाँ पे पहले मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है। आपको दिमाग में फिर ये क्वेश्चन होगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल ही हो, लेकिन हम पहले जो बेसिक डेफिनेशन है वहां से स्टार्ट करेंगे एंड देन आफ्टर वी डिस्कस द जनरल फॉर्म, मोर जनरल फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन सरफेस प्लेस नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है, उसमें कोई भी पॉइंट के ऊपर आपने एक यूनिट एरिया का सरफेस रखा हुआ है, उसमें से जो लाइन पास होगी, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, यानी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द यूनिट एरिया held normal to the direction of electric field at that point gives the strength of field at that point। यानी strength of field क्या हो गया, it is the number of field lines crossing the unit area। तो मान लीजिए कि उसी पॉइंट के ऊपर मैंने एक एरिया रखा है जिसका वैल्यू कितना है, डेल्टा एस, यानी मैंने एक सरफेस रखा है जिसका एरिया का वैल्यू कितना है, डेल्टा एस। तो टोटल उस पॉइंट के ऊपर जो सरफेस हमने रखा है उसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, E into delta S, because E is the number of electric field lines crossing the unit area। तो डेल्टा S जितने एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, E into डेल्टा S। इसके ऊपर से, यानी ये जो सिंपल इक्वेशन है, जो लॉजिकल इक्वेशन है, उसके ऊपर से आप उसके यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। जो E है उसका यूनिट कौन सा आएगा, अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू F बाई क्यू। F का यूनिट होता है न्यूटन और Q का होगा कूलम। तो E का न्यूटन यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और डेल्टा S यानी क्या है, इट इज द एरिया ऑफ द सरफेस, तो उसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या तो उसका दूसरा यूनिट कौन सा है, वोल्ट इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट है जो चैप्टर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है वोल्ट पर मीटर। कौन सा है, वोल्ट पर मीटर। और एरिया का कौन सा आएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर, राइट। ये जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज ये क्या, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन सरफेस, यानी ये कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। इसके इक्वेशन से या तो फिर यूनिट से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप डिफाइन कर सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने लिखा हुआ है। न्यूटन यानी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1L1T-2। नीचे कूलम है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा A1T1। मीटर स्क्वायर का क्या आएगा, L2। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, m1L3T-3A-1। बेसिकली जो फ्लक्स होता है वो 3 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन फील्ड स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ द सरफेस एंड इट्स ओरिएंटेशन इन द फील्ड। ये जो ओरिएंटेशन है ना, इट इज द मैजिकल पैरामीटर इन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट विद एनी सरफेस, राइट। तो मोर जनरल फॉर्मूला उसका कौन सा आएगा, द मोर जनरल फॉर्मूला ऑफ द फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा एस। तो ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा एस, राइट। इसको देखते हैं, चलिए। मान लीजिए कि एक सरफेस है, ओके। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ द सरफेस इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड टू रिप्रेजेंट द एरिया एज ए वेक्टर वी यूज द एरिया वेक्टर। व्हाट इज द ग्राफिकल कंडीशन फॉर द एरिया वेक्टर, उसको ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एरिया वेक्टर जो है वो ऑलवेज सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड द एरो इज ऑलवेज कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, राइट। तो ये जो डेल्टा एस है उसका क्या है, एरिया एलिमेंट है। और मान लीजिए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ओके। तो देखिए देयर इज सम एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा एस, दैट मीन्स द सरफेस इटसेल्फ इज नॉट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ E, यानी E की डायरेक्शन को वो सरफेस नॉर्मल नहीं है, ओके। याद रखिए फिर से
कि जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल होता है तब उसका एरिया वेक्टर ई की डायरेक्शन में होता है। याद रखिए इसको अच्छे से कि जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल होता है तब उसका डेल्टा एस जो होता है वो किसकी डायरेक्शन में होता है, ई की डायरेक्शन में होता है, राइट। उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यहाँ में मैंने ये तीनों केसेस ड्रॉ किए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना चाहिए, नॉर्मल, बट नॉर्मल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि ये जो डेल्टा एस है यानी जो एरिया है उसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे। ओके, यानी सरफेस जब नॉर्मल होगा तब उसका एरिया वेक्टर जो है वो किसकी डायरेक्शन में होगा, ई की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम डेल्टा एस का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई जो कंपोनेंट लेंगे वो कौन सा आएगा, डेल्टा एस कॉस थीटा। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर, राइट। यानी ये क्या है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो दिस इज द मोर जनरल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे तीन अलग अलग सिचुएशन को मैंने ड्रॉ कर दिया है। देखिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने एस्टेब्लिश कर दिया है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अ सरफेस ऑफ एरिया डेल्टा एस इज प्लेस इन अ थ्री डिफरेंट सिचुएशन। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। इन दिस केस द सरफेस इटसेल्फ इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ई, यानी जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या है, नॉर्मल है, बट उसका एरिया वेक्टर किसकी डायरेक्शन में होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई। तो इस केस में दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो कौन सा आएगा, डेल्टा एस और ई के बीच का 0। तो इसमें फ्लक्स क्या बनेगा, ई इंटू डेल्टा एस कॉस 0, कॉस 0 क्या होगा 1। तो फाइनली वी हैव फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस। ये सरफेस मैंने ऐसे रखा है, राइट। दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो उसका एरिया वेक्टर होगा वो ई के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90, यानी π/2। तो इसका फ्लक्स क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 90, कॉस 90 क्या होगा 0 होगा, राइट। तीसरा केस कौन सा है, सरफेस को मैंने फ्लिप कर दिया, यानी 180 डिग्री पे फ्लिप करेंगे तो ई और डेल्टा एस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180। तो इस केस में हमें फ्लक्स कितना मिलेगा, माइनस ई डेल्टा एस। माइनस कैसे आया, कॉस 180 क्या होगा -1, तो ये आ जाएगा माइनस ई डॉट डेल्टा एस। तो देखिए यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए इस सिचुएशन में हमें फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और इस सिचुएशन में हमें फ्लक्स क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ओके, इस केस में मैंने क्या किया कि एक प्लेन सरफेस लिया, राइट। और प्लेन सरफेस का एक फायदा ये है कि प्लेन सरफेस के कोई भी पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट, तो वो सेम ही होगा। लेकिन हर बार सरफेस जो है वो प्लेन होना जरूरी नहीं है, राइट। तो मैंने एक कर्व सरफेस के लिए भी केस लिखा हुआ है, राइट। सो वी गेट मोर एंड मोर जनरल फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। यहाँ पे देखिए कर्व सरफेस है, ओके। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, राइट। और यहाँ पे जो छोटा एरिया एलिमेंट मैंने इमेजिन किया है उसका जो एरिया वेक्टर है यानी जो एन कैप है, या तो आप इसको डेल्टा एस भी लिख सकते हो, राइट, वो कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अगर मैं कोई और पॉइंट कंसीडर करता तो वहां पे डेल्टा एस और ई के बीच का जो एंगल है वो कुछ और मुझे मिलता। दैट मीन्स एट द डिफरेंट लोकेशन वी हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन डेल्टा एस एंड ई। तो इस केस में हम फ्लक्स को कैसे फाइंड करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पूरा सरफेस है उसको छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। देन वी फाइंड द फ्लक्स एसोसिएट विद द स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए कि ये जो छोटा एरिया एलिमेंट है उसके साथ कितना फ्लक्स लेंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस। और टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे सारे फ्लक्स का हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे समेशन वाला फॉर्म लिख दिया है, सिग्मा वाला फॉर्म, फाई इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ई आई इंटू डेल्टा एस। ओके, ई आई को मैंने यहाँ पे वेरिएबल रखा है, यानी अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। फाई इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि ये जो एरिया एलिमेंट है उसको मैं इनफाइनाइट डेसिमल स्मॉल ले लूं तो ये जो समेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिमिट वाला भी फॉर्म लिखा है, फाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ई आई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, इट बिकम फाई इज इक्वल टू सिंपली इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। यहाँ पे अगर हम लिमिट लेंगे तो डेल्टा एस की जगह पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनफाइनाइट डेसिमल स्मॉल एरिया एलिमेंट। ओके, सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
पहले हमने सिंपल फॉर्म से स्टार्ट किया था, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस, फिर हमने डिस्कस किया ई डॉट डेल्टा एस, एंड फाइनली फॉर द कर्व सरफेस वी हैव इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ये जो फॉर्मूला है राइट, वो फॉर्मूला को आप किसी भी फॉर्म के लिए यूज कर सकते हो, यानी सरफेस कर्वेचर हो, कर्व हो, या फिर प्लेन सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी के लिए भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, जैसे आगे हमने डिस्कस किया कि जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ फ्लक्स, एंटरिंग फ्लक्स यानी इनवर्ड फ्लक्स जिसको हम क्या कंसीडर करेंगे नेगेटिव, उसको डिस्कस करते हैं कि ये नेगेटिव कैसे आएगा, राइट। फिर लिविंग फ्लक्स यानी आउटवर्ड फ्लक्स जिसको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये पॉजिटिव कैसे होगा, राइट। तो उसको समझने के लिए यानी जो पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स है उसके सिग्निफिकेंस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये ड्रॉ किया हुआ है। देखिए एक मैंने स्पेरिकल सेल लिया हुआ है, ओके, उसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ पे होता है, रेडियली आउटवर्ड। कहाँ पे होगा, रेडियली आउटवर्ड, यानी जो भी एरो है वो कहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, रेडियली आउटवर्ड ड्रॉ करेंगे, राइट। अब मुझे फाइंड करना है कि ये जो स्पेरिकल सेल है उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, राइट, कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो मैंने क्या किया है कि इस पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, राइट। तो इस पॉइंट के ऊपर जो एरिया एलिमेंट मैंने इमेजिन किया है उसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में आएगा, डेल्टा एस, इस डायरेक्शन में। एरिया एलिमेंट को ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, राइट। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। अब थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो जो इक्वेशन था हमारा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, उसमें कॉस जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो क्या होगा, 1 होगा, यानी उस केस में हमें फ्लक्स क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यानी याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फ्लक्स होता है लिंक विथ एनी सरफेस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है, राइट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उस सरफेस में से बाहर जा रही है, देखिए आउटवर्ड है, यानी क्या है, लिविंग है। ओके, तो इसीलिए लिविंग फ्लक्स को यानी आउटवर्ड फ्लक्स को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, राइट। इसके जैसा ही दूसरा केस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जगह पे मैंने क्या रखा है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए फ्लक्स कहाँ पे होता है, रेडियली इनवर्ड होता है, यानी ये एरो कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे मैंने जो एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है उसमें डेल्टा एस यानी जो एरिया वेक्टर है उसका और ई के बीच का एंगल कितना आएगा, पाई। अब एंगल पाई होगा तो कॉस पाई क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस पाई। कॉस पाई -1 होगा, यानी फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो फ्लक्स होता है उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। या तो फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हो, देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ पे आ रही है, ये सरफेस से अंदर आ रही है, यानी क्या है, एंटरिंग है, यानी कहां पर है, इनवर्ड है। इसीलिए एंटरिंग फ्लक्स और इनवर्ड फ्लक्स को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, एंटरिंग फ्लक्स और इनवर्ड फ्लक्स इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव एंड लिविंग फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। So, in general, flux is net amount of quantity penetrating the given surface. It is not the quantity penetrating the surface, it is the net amount of quantity penetrating the surface. यानी इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखिए ये सरफेस है, ओके। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब आप देखिए इस सरफेस में इस पॉइंट के ऊपर यानी इस साइड पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है, राइट, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकलेगी। ओके, तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे एंटर हो रही है इस साइड पे और 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे सरफेस को लीव कर रही है ऑन दिस साइड। तो नेट फ्लक्स क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे एंटरिंग फ्लक्स को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। जितना एंटरिंग फ्लक्स है उतना ही लिविंग फ्लक्स यानी उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स है। तो पॉजिटिव नेगेटिव टोटल आंसर क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेटिंग फ्लक्स फॉर ए गिवन सरफेस। ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे इवेल्युएट किए हैं, 2 इक्वेशन हमने देखे, फाई इज इक्वल टू इक्वेशन था ई डॉट डेल्टा एस और दूसरा इक्वेशन था इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी सरफेस के साथ जो फ्लक्स एसोसिएट है, राइट, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये जो 2 इक्वेशन है ना, उससे फ्लक्स कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है फॉर द सिमेट्रिकल सर्फेसिस, राइट। सिमेट्रिकल सर्फेसिस लाइक सिलिंड्रिकल सर्फेस, क्यूब है
या तो फिर और भी कोई स्पेरिकल सरफेस आप इमेजिन कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि एक क्लोज सिलेंडर है। क्लोज सिलेंडर का मतलब क्या है कि यहाँ ये दोनों साइड से क्या है, पैक है। उसको मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब मुझे फाइंड करना है कि ये जो क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस है उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, यानी कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा। यहाँ पे देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ओके। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली इन दिस केस वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सरफेसेस। यहाँ पे 2 क्लोज सरफेसेस हमें मिलेगी, सॉरी यानी 2 डिस्क मिलेगी यहाँ पे हमें, डिस्क 1 एंड डिस्क 2, और तीसरी यहाँ पे एक कर्व सरफेस है, ओके, जो उसका जो कर्वेचर पार्ट होता है, जैसे कि ये पेन है, राइट, ये पेन का ये जो कर्वेचर पार्ट है, राइट, उसको मैंने सरफेस 3 नाम दे दिया है। इस तरफ एक डिस्क होगा और इस तरफ एक डिस्क होगा, राइट। तो तीनों के साथ हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे, तो हमें नेट फ्लक्स लिंक विद दी क्लोज सिलेंडर मिल जाएगा, ओके। तो देखिए ये जो सरफेस 1 है, यानी जो डिस्क 1 है, उस पॉइंट के ऊपर उसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा डेल्टा एस, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, इस तरफ है। तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, पाई बनेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए ई डॉट डेल्टा एस कॉस थीटा, थीटा कितना लेंगे, पाई। तो आंसर क्या आएगा, माइनस ई डेल्टा एस। दूसरा जो सरफेस है, राइट, यानी ये जो डिस्क है दूसरा, वहां पे ई और डेल्टा एस दोनों के बीच का एंगल कौन सा आएगा, 0। क्या आएगा, 0, ओके। तो यहाँ पे ई डेल्टा एस कॉस 0 क्या हो जाएगा, φ2 इज इक्वल टू ई डेल्टा एस, यानी प्लस ई डेल्टा एस। और तीसरा जो सरफेस बचा हमारा, यानी जो कर्व सरफेस है, राइट, वो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक छोटा एरिया एलिमेंट लिया है, ओके। उसका एरिया वेक्टर डेल्टा इस डायरेक्शन में होगा, और उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, इट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90। तो वहां पे फ्लक्स क्या आएगा, 0। ऐसा कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर आप एरिया एलिमेंट कंसीडर करो तो उसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो ऑलवेज क्या आएगा, 0। यानी जो टोटल फ्लक्स लिंक विद द कर्वेचर सरफेस, यानी जो कर्व सरफेस है, राइट, वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो टोटल फ्लक्स लिंक विद द सिलिंड्रिकल सरफेस क्या आएगा यहाँ पे, फाई टोटल इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, यानी φ1 रखेंगे माइनस ई डेल्टा एस प्लस φ2 रखेंगे ई डेल्टा एस, और φ3 0 है। तो टोटल फ्लक्स क्या आया, 0, ओके। तो फर्स्ट केस में हमें जो क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस था उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक मिला हमें, 0, क्योंकि जितना एंटरिंग फ्लक्स था उतना ही क्या है, लिविंग फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 0 मिलेगा, ओके। दूसरा एग्जांपल मैंने क्यूब का लिया है। देखिए क्यूब को मैंने ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, एंड सेम एज द फर्स्ट केस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो क्यूब के 6 अलग अलग फेसेस है। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी फेसेस है उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक है उसको हम फाइंड करेंगे, और फाइनली हम सबका समेशन करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फ्लक्स लिंक विद द सरफेस ऑफ द क्यूब मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो कि ये 6 सरफेस में से 4 सरफेस ऐसी है कि जिसमें हमें 0 फ्लक्स मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि ये 4 सरफेस के जो एरिया वेक्टर और उस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उनके बीच का एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा। देखिए ये जो सरफेस है ऊपर वाला सरफेस, उसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, और कहाँ पे होगा, आउटवर्ड होगा। इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो इस सरफेस के साथ जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली अगर नीचे वाला फ्लक्स हम कंसीडर करें तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। पीछे वाला जो सरफेस है, राइट, ये सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, राइट, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आएगा। इमेजिन करना पड़ेगा 3D में आप इसको, तो वो कहाँ पे आएगा, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो फिर से ये जो पीछे वाला सरफेस है उसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये जो फ्रंट सरफेस है, राइट, उसका एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो फिर से एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा, राइट। और आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी ये जो 4 सरफेस है, ये जो टॉप, बॉटम और ये जो बैकवर्ड यानी जो बिहाइंड वाला सरफेस है, रेयर सरफेस, और जो फ्रंट सरफेस है, राइट, उसके साथ टोटल कितना फ्लक्स लेंगे, 0 फ्लक्स, क्योंकि ये चारों सरफेस में जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 जितना, और cos 90 क्या होता है, 0। बाकी बचे 2 सरफेसेस यहाँ पे हमारे पास, राइट, ये सरफेस 1 और सरफेस 2।
यहाँ पे देखिए इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 180। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा माइनस ई डेल्टा एस, यानी ये इनवर्ड फ्लक्स है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर होगी ना यहाँ पे, राइट। और जो सरफेस 2 है उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा प्लस ई डेल्टा एस, यानी ये कितना हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, आउटवर्ड फ्लक्स हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एस और ई के बीच का एंगल कौन सा है, 0 है, तो वो पॉजिटिव फ्लक्स होगा। और वैसे भी ग्राफिकली हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकलेगी, यानी ये कौन सा आएगा, लिविंग फ्लक्स होगा, यानी आउटवर्ड फ्लक्स होगा, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव। अब देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे एंटर होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सामने वाली सरफेस से लीव करेगी, तो टोटल फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। वैसे भी ये दोनों का समेशन करके भी आंसर हमें क्या मिलेगा, 0। ओके, अब जो थर्ड केस है, थर्ड एग्जांपल है हमारा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट इज द ओपन हेमिस्फेरिकल सरफेस, राइट। यानी एक स्फीयर है, उसको मैंने वर्टिकली कट किया हुआ है और याद रखिए कि यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, ओनली वी हैव कर्व सरफेस, राइट। मैंने यहाँ पे पेंसिल से उसको साइडो करके ड्रॉ किया हुआ है और उसको मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं एक कर्व सरफेस के ऊपर छोटे छोटे एरिया एलिमेंट को कंसीडर करूँ तो एट द डिफरेंट लोकेशन वी हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन ई एंड एरिया एलिमेंट या तो एरिया वेक्टर। तो हम यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच यूज करने वाले हैं। हमें पता है कि फ्लक्स के कैलकुलेशन में हम जो सरफेस एरिया कंसीडर करते हैं वो कौन सा सरफेस एरिया होता है, द सरफेस विच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे अलग अलग जो सरफेस, अलग अलग पॉइंट पे जो एरिया एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे वो एरिया एलिमेंट और ई के बीच का एंगल कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। उसका मतलब क्या है कि जो एरिया एलिमेंट है यानी जो एरिया वेक्टर है वो ई की डायरेक्शन में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो कर्व सरफेस है उसका हम क्या करेंगे, वी टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस कर्व सरफेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई, राइट। तो देखिए मैंने एक टॉर्च यहाँ पे यूज किया है। इस टॉर्च को अगर मैं ऐसे रखूं तो ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है उसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है यानी जो वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्शन मिलेगा वो किसके जितना आएगा, इट इज इक्वल टू दी सर्कल, इट इज इक्वल टू दी सर्कल। याद रखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एक टॉर्च रखा हुआ है, ओके, तो वर्टिकल प्लेन में ये जो कर्व सरफेस है उसका प्रोजेक्शन कितना मिलेगा हमें, इस सर्कल जितना मिलेगा। अब देखिए ये जो सर्कल है इट इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ दिस कर्व सरफेस, it is the effective area of this curved surface along the direction of E, along the direction of E, यानी E की डायरेक्शन का इफेक्टिव एरिया कौन सा है, ये कर्व सरफेस का सिर्फ सर्कल जितना है, याद रखिए। ओके, तो यहाँ पे ये फ्लक्स कितना आएगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है E डेल्टा एस कॉस फाई, डेल्टा एस कॉस फाई यानी क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ कर्व सरफेस अलोंग द वर्टिकल प्लेन, वो किसके जितना आएगा, सर्कल जितना आएगा। यानी डेल्टा एस कॉस फाई का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो कर्व सरफेस है, हेमिस्फेरिकल कर्व सरफेस है यानी हेमिस्फेरिकल सरफेस है, उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, ई इंटू डेल्टा आर स्क्वायर। थैंक यू।